नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रयागराज में महाकुंभ अब अपने समापन की ओर है, लेकिन ये कुछ चीज़ों के लिए हमेशा जाना जाएगा। सरकार ने तो प्रचारित किया कि 144 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस संयोग की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस संयोग के अलावा सरकार के इस प्रचार तंत्र की वजह से कि इतना बड़ा आयोजन है, इसलिए तो जाना जाएगा ही कि सरकार ने प्रचारित कितना किया। बड़ा आयोजन है, वो आज से नहीं सदियों से, हजारों साल से आयोजन चल रहा है, कोई पहली बार नहीं हुआ, होता रहा है और भीड़ भी रहती है। जिस समय देश काल परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा यहाँ भीड़ रहती है उस समय, क्योंकि ये ऐसा आयोजन है कि इसमें किसी के निमंत्रण की, आमंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी दुष्प्रचार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आस्थावान लोग खुद ही उन ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ अपने आप पहुँचते हैं और हमेशा से पहुँचते रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ये कुंभ जाना जाएगा वो है यहाँ की अव्यवस्था। कई रिकॉर्ड बनाए, इलाहाबाद में इतना लंबा जाम लगेगा किसी ने कल्पना नहीं की थी। कुंभ में यात्री हमेशा आते हैं, हमेशा करोड़ों की ही संख्या में आते हैं। यद्यपि उस संख्या पर भी तमाम सवाल उठते हैं कि किस तरीके से उसकी गणना होती है। मौजूदा समय में भी, इस बार भी सरकार ने माघ पूर्णिमा तक, यानी कल तक ये बता दिया है कि 46 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। कैसे कर लिया, कहाँ से गिनती हुई, इसका कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है, फार्मूला नहीं है। जो कुछ बताया जाता है उसके हिसाब से इस संख्या पर लोग इस संख्या को सही नहीं मान पाते हैं, लेकिन वो अपनी जगह है। पर सरकार ने गिन लिया है कि 46 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए अब तक, तो मान लिया जाता है। यानी अभी करीब 10 दिन का मेला और बचा हुआ है, तो तब तक भी 10-12 दिन में सरकार शायद इस आंकड़े को 50 करोड़ पार करा देगी, ऐसा लग रहा है। और ये टारगेट उसने दिया हुआ था कि 40 से 45 करोड़, और वो बता देगी कि हमने जितना कहा था उससे ज़्यादा ले आए। इतना उसको साबित करना था, वो कर देंगे। न कोई इस पर सवाल पूछ सकता है, और सवाल कितना भी आप पूछिए तो उनको बताना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, कितने आए कितने नहीं आए इसका जवाब आप न दीजिए, लेकिन जो आए उनके लिए क्या इंतज़ाम किया गया। कुंभ में आपको चाइनीज़ लाइट्स जमकर दिखाई पड़ेंगी, वहाँ सफाई की भी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि इतनी ज़्यादा भीड़ होने के बाद तमाम जगह पर गंदगी दिखाई पड़ी, लेकिन सफाई को लेकर काफ़ी प्रयास किया गया और सफाई वहाँ पर दिखाई भी पड़ी है। पर जिस तरह से लोगों को बुलाया गया और उनके आने का अंदाज़ा नहीं था कि जब इतने लोग आएंगे तो इनको मैनेज कैसे करना है, तो आप इसका ढिंढोरा क्यों पीट रहे थे और ये उम्मीद क्यों जता रहे थे कि इतने सारे लोग आ जाए। 7,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया, लेकिन ट्रैफिक का हाल ये रहा कि 30-30 किलोमीटर तक, 25-25 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन लगी रही। इलाहाबाद की ओर, प्रयागराज की ओर आने वाले सभी रास्तों पर यह हाल था, और मुख्य रास्तों को छोड़ दीजिए, जो गली कूचों का हाल ये था। यानी कुछ लोगों को जहां रास्ता मिल रहा था उधर से निकल रहे थे, लेकिन निकलेंगे कहां से, ये सारे रास्ते जाम थे। इन सब के बीच लोगों को यात्रा करनी पड़ी। अच्छा, ये भीड़ इसलिए आई, इसका सबसे बड़ा कारण था जो दौड़ी पड़ रही है। अच्छा, केवल ऐसा नहीं है कि इलाहाबाद पहुंचने पर जो सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं उनका ये हाल है। हवाई जहाज़ से जो कई गुना ज़्यादा किराया देकर पहुंच रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि लंदन तक का जो किराया है दिल्ली से प्रयागराज का किराया उससे ज़्यादा है। और कहा नहीं जा रहा है, वो सही है, क्योंकि जो किराए की तस्वीर दिखाई पड़ रही है वो बिल्कुल सही है। आप भी चेक कर लेंगे तो इसी तरह का किराया मिल रहा है, बढ़े हुए 35,000, 40,000, 25,000 रुपये दिल्ली से किराया। सामान्य तौर पे वहाँ पर 3-4 हज़ार रुपये या 5,000 रुपया किराया हुआ करता है। इतना किराया देकर अगर आप वीआईपी नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन नहीं है, तो आपको एयरपोर्ट से वहाँ तक जाने में नाकों चने चबाने पड़ेंगे। पैदल आप जाएंगे तब भी आपको कई घंटे वहाँ लगेंगे। कुछ सवारियों से कुछ दूर तक अगर आप जाएंगे तब भी आपको घंटों लगेंगे, क्योंकि सवारियाँ जब सड़क मिलेगा, रास्ता मिलेगा तब तो चलेंगी। तो शहर के बाहर से लेकर शहर के भीतर तक सारे रास्ते जाम।
पिछले 4-5 दिन से लगभग यही हालात रहे। और यहाँ आने वालों की भीड़, आप तस्वीरें देख लीजिए, ट्रेनों की स्थिति देख लीजिए कि एसी कंपार्टमेंट में किस तरह से शीशे तोड़ के लोगों को लठ मार के अंदर किया जा रहा है और अपने लोगों को घुसाया जा रहा है। वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। अगर आप उनको देखिए, बहुत सारी तस्वीरें इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं। राजधानी एक्सप्रेस का ये हाल है कि खचाखच भरी है और स्टेशन वगैरह पर लग रहा है सारा कुंभ वहीं उमड़ पड़ा है। हर स्टेशन, तमाम स्टेशनों का हाल ये दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो वजह रही, और उसको मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अफवाह थी, अफवाह इसलिए थी कि ये प्रचारित किया गया कि ये 144 साल के बाद आ रहा है। 144 साल के बाद एक ऐसा ग्रह नक्षत्र बन रहा है, सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ऐसी स्थिति बन रही है जो समुद्र मंथन के समय थी। और इस स्थिति में जो महाकुंभ में, कुंभ में स्नान करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और बहुत ये दुर्लभ संयोग है, इसमें स्नान करना चाहिए। अब इसको प्रचारित किया गया तो बहुत सारे लोगों की इच्छा हुई कि चलकर देखा जाए और कुंभ में स्नान किया जाए, महाकुंभ में, संगम में डुबकी लगाई जाए। अब 144 साल का जो कॉन्सेप्ट है, दरअसल है क्या कि कुंभ ये 4 जगह पर होता है, आप सभी को पता है। प्रयागराज है, हरिद्वार है, नासिक है और उज्जैन है। चारों जगह पर 6 साल पर अर्धकुंभ आता है और 12 साल पर पूर्ण कुंभ आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में यह मामला उलट गया है। उलट इसलिए गया है कि पिछली बार जब अर्धकुंभ था तब भी सरकार ये थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए नए आए थे और नए नए आने के बाद उनको लगा कि अब ये महाकुंभ का मौका आया है, ये माफ़ कीजिएगा, अर्धकुंभ का मौका आया है, इसको कैसे बड़ा बनाया जाए। तो बड़ा बनाने के लिए उन्होंने खूब प्रचार किया। उस समय भी बड़ी अव्यवस्थाएं थीं और तमाम तरह की जो जितना बड़ा बजट खर्च किया गया था उसकी तुलना में वहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं थी, जिसका जो CAG की रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारे घपले और घोटाले की बात हुई है। तो उसको प्रचारित किया गया। अब ये कहा गया कि अब इसको इतना बड़ा बनाना है तो कैसे किया जाए। तो सदियों से चली आ रही परंपरा को ध्वस्त करते हुए अर्धकुंभ का नाम बदल कर दिया गया कुंभ। और अब ये हुआ कि जो अगले 6 साल बाद आएगा उसको क्या कहेंगे, जो वास्तव में कुंभ है, तो उसका नाम कह दिया गया कि अब ये महाकुंभ कहा जाएगा। यानी अर्धकुंभ और कुंभ की जो परंपरा थी उसको समाप्त कर, नाम बदल कर, चूंकि ये सरकार अपने हिसाब से नाम तय करती है, इसमें किसी शास्त्र, किसी जो परंपरा उनको नहीं मानती है, अपने हिसाब से उनको क्या करना है और लोगों को मजबूर करती है कि आप भी यही मानिए। दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है कि बड़े बड़े धर्माचार्य भी सरकार के आगे नतमस्तक दिखाई देते हैं तमाम मामलों में। ये सबसे गंभीर बात है। आपने देखा भी होगा कि जिनको महामंडलेश्वर और पता नहीं क्या क्या उनको कहा जाता है, बड़े आचार्य होते हैं, अखाड़ों के वो सर्वे सर्वा होते हैं, कैसे वो चाटुकारिता कर रहे हैं मंत्रियों को और उद्योगपतियों को, वहाँ उनके साथ नहाने के लिए ले जा रहे हैं जैसे उनके चाकर हों। ये स्थिति बड़ी गंभीर है। तो ऐसे लोग मान्यता भी दे देते हैं, सवाल उठाने की बजाय कि आप हमारे धर्म और शास्त्र की व्याख्या ही उलट दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सवाल नहीं उठा सकते हैं। क्यों नहीं उठा सकते हैं, क्या व्यवस्था है, ये पता नहीं, लेकिन उस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। अच्छा, जिन लोगों ने सवाल उठाया, जो वास्तव में जिनको धर्म और शास्त्र की जानकारी है और जो सरकार बता दे उसी के हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, धर्म और शास्त्र के हिसाब से चलने वाले हैं, उन लोगों ने विरोध किया उस समय। लेकिन उनका विरोध न कारखाने में तूती की आवाज़, और उनको ट्रोल करने वाले ऐसे लोगों को जो धर्म और शास्त्र की व्याख्या करके उसको गलत बता रहे हैं, उनको हिंदू धर्म, उनको तमाम जो लोग रहे सोशल मीडिया पर और सरकार समर्थक, वो लोग बताने लगे कि सब नकली हिंदू हैं। ऐसा इस बार भी हो रहा है। जो तो शंकराचार्य को ही के ऊपर किस तरह से आक्षेप लग रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने उनको मान्यता भी दे दी कि बिल्कुल साहब आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। तो उसका ये बनाया। तो इसी में क्या होता है कि 6 साल पर अर्धकुंभ और 12 साल पर कुंभ, और 12 कुंभ के बाद वो होता है, उसका एक अलग महत्व है। तो 12 कुंभ के बाद जो कुंभ पड़ेगा
वो हर बार 144 साल के बाद पड़ेगा। यानी इस बार जो कुंभ पड़ा है, 12 कुंभ जब बीतेगा तो वो भी 144 साल के बाद आएगा। इससे पहला वाला कुंभ रहा होगा तो वो भी 12, उसके पहले भी 12 कुंभ हुए होंगे। तो हर एक कुंभ 12 साल बाद जो होता है वो 144 साल के बाद आता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सामान्य सी गणित है। लेकिन इसको बता दिया गया कि ये बहुत दुर्लभ संयोग है और इसमें अगर आपने नहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई तो अब आपको 144 साल के बाद ही आपका नंबर लगेगा। खैर, आए लोग, लेकिन लोग आए तो उनके आने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। पैसा देकर आ रहे हैं, कई गुना खर्च करके आ रहे हैं, आने के बाद वो किस तरह की तकलीफ़ें झेल रहे हैं। आपने व्यवस्था इतना ढिंढोरा पीटा, लेकिन व्यवस्था किस तरह की जब भगदड़ मच गई वहाँ पुलिस वाले नदारद हैं, और बाद में जब पुलिस वाले दिख रहे हैं, वहाँ सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं, तो कह रहे हैं कोई भगदड़ ही नहीं हुई थी। अभी तक वहाँ पर 29 जनवरी की ये बात हो गई, लगभग 2 हफ्ते बीत गए हैं, अब तक सरकार ने एक्चुअल डेटा नहीं दिया है कि कितने लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग अभी भी अपने घरों पर पहुँच गए हैं लेकिन उनके परिजन नहीं मिले हैं, उनको बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इधर उधर प्रयास कर रहे हैं। और तो और इन सारी चीज़ों पर सवाल उठाने को कह दिया गया, या उनसे संबंधित जो तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे थे या शेयर कर रहे थे, ये कहा गया कि ये सब अफवाह है, अफवाह न फैलाई जाए नहीं तो कार्रवाई होगी। लेकिन सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, आप कितना छिपाएंगे। संसद में लगातार इस पर चर्चा की मांग हो रही है, लेकिन उसकी चर्चा बिल्कुल भुला दी गई है। पर्दा डालने की उस पर पूरी कोशिश की गई है और प्रचारित क्या किया जा रहा है कि किस तरह से ये व्यवस्था कर दी गई। एक बात और, पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि तमाम छोटे मोटे जो महामंडलेश्वर या धर्माचार्य इस तरह के हैं, उन सभी लोगों को लगता है कि जैसे एक जो स्क्रिप्ट दी जाती है सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों की, उसी तरह की स्क्रिप्ट कुछ धर्माचार्यों को भी दे दी गई है या बाबाओं को भी दे दी गई है, या जो इसमें आए हुए हैं, दूर दराज के कुंभ में आते ही हैं हर बार, उन लोगों को दे दी गई है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से महाकुंभ, ये जो कुंभ का आयोजन हुआ है जिसको महाकुंभ कहा जा रहा है, इसमें व्यवस्था की खूब तारीफ करें, जमकर तारीफ करें और इसके लिए पूरा क्रेडिट दें मोदी सरकार को और योगी सरकार को, खास तौर पर योगी सरकार को। मेरे पास इस तरह के कुछ वीडियो आए तो मैंने दिखा, अरे एक ही स्क्रिप्ट पर सारे लोग, और कुछ लोगों के बयान अखबारों में छप रहे हैं और टेलीविज़न चैनलों पर प्रसारित हो रहे हैं। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि किस तरह से उन लोगों को भी ये अपने इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है और अपनी तारीफ करवाई जा रही है। लेकिन जिन लोगों को, लाखों लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो लोग अपने परिजनों को खो गए, जो अभी भी ढूंढ रहे हैं, उनसे पूछिए कि इस कुंभ के आयोजन को आपने कैसे किया, क्या व्यवस्था आपने की। 7,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए, कहाँ खर्च कर दिए, कहाँ, किस तरह से आप इसका हिसाब देंगे। या फिर जब CAG की रिपोर्ट आएगी 4 साल 5 साल के बाद, तभी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि रिपोर्ट भी दबा दी जाती है, पता ही नहीं चल पाती है, काफ़ी बाद वो पता चलती है लोगों को। और तो और जो मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी, उसकी चर्चा भी बिल्कुल बंद कर दी गई है और उस पर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सारी चीज़ें लोगों को पता है, लोग भूले नहीं हैं, वो लोग अभी भी अपने परिजनों का उसमें दुख मना रहे हैं, गम में हैं। जिन लोगों को पैसे देकर भेज दिया गया कि चुपचाप चले जाइए और अंतिम संस्कार कर लीजिएगा, अमानवीयता की हद तक जाकर ये सब काम किया गया है। कुंभ में कहा गया कि लोग पाप धोने आते हैं, इस तरह के पाप किस संगम में धुलेंगे, किस गंगा जी में धुलेंगे, किस यमुना जी में धुलेंगे, और कहाँ इसका अंत होगा। सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।